बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। आज का जो टॉपिक है जी, ये बेसिकली आप ये समझ लें कि लॉ रिलेटेड तो नहीं है ज़्यादा। कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, हाउ टू बिकम अ बैरिस्टर, कि बैरिस्टर कैसे बना जा सकता है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए कर दी जाए। तो आज का जो हमारा छोटा सा ये व्लॉग होगा, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि बारट लॉ के लिए आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और उसके बाद इसके अल्टरनेटिव क्या है। आप अगर यूके में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, और अगर आप बारट लॉ करके पाकिस्तान आ जाते हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके एक्सपेंडिचर्स इसके अंदर कितने हो सकते हैं। तो ये हम शुरू करते हैं जल्दी से। और इसके लिए सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं जी। देखें, बारट लॉ जो कि बेसिकली ये एक कोर्स होता था जिसे कहते थे BPTC, बार प्रैक्टिशनर्स ट्रेनिंग कोर्स, लेकिन ये अब चेंज हो गया है इसका नाम। ये आइदर BTC है या फिर BPC है। BTC बार ट्रेनिंग कोर्स, BPC बार प्रैक्टिशनर्स कोर्स। और ये आपके यूके के अंदर 8 प्रोवाइडर हैं जो कि ये आपको कोर्स करवाते हैं। इसके अंदर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन को आप दूर कर लें कि बार ट्रेनिंग जो भी है ये आपका एक वोकेशनल कोर्स है। ये आपका कोई जिस तरह आपका LLM हो गया, LLB हो गया, ये उस तरह का कोर्स नहीं है। और आपकी यूके के अंदर प्रैक्टिस के लिए, अगर आप लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 2 ही सूरतें हैं। या तो आपने बार ट्रेनिंग कोर्स किया हो, मतलब आइदर यू आर अ बैरिस्टर और यू आर अ सोलिसिटर। सोलिसिटर बनने के लिए आपको LPC करना पड़ता है, और बैरिस्टर बनने के लिए आपको BTC या BPC करना पड़ता है। और उसके बाद आप कॉल टू द बार के जितने आपके इन्स के सेशंस होते हैं उन सब को आपको अटेंड करना पड़ता है। तो देखें, सोलिसिटर और बैरिस्टर के अंदर फ़र्क होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो राइट टू द ऑडियंस होता है वो बैरिस्टर के पास होता है। बैरिस्टर कैन अपीयर बिफोर द कोर्ट, और छोटे कोर्ट्स में सोलिसिटर भी अपीयर हो सकते हैं, जिस तरह कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास सोलिसिटर भी अपीयर हो सकता है। लेकिन बड़े कोर्ट्स जितने भी हैं उसके अंदर सिर्फ बैरिस्टर अपीयर हो सकता है, या फिर वो सोलिसिटर्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस है, वो हो सकते हैं। उन्हें कोर्ट इजाज़त देती है अपीयर होने की। तो बैरिस्टर किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है यूके में, वेल्स के अंदर। और इसके अंदर आप अब सोचने की बात यह है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है कि आपने पहले LLB की, LLB करने के बाद आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का टेस्ट देते हैं और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अपीयर होने के लिए अहल हो जाते हैं। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। LLB को यूके में एक बेसिक आपकी क्वालिफ़िकेशन समझा जाता है, और LLB इज़ नॉट मेंट फॉर अपीयरिंग बिफोर अ कोर्ट। इट इज़ जस्ट एन एजुकेशन अबाउट द लॉ। उसमें आपको लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद इवन अगर आपने LLM किया हुआ है, अगर आपने PhD भी की हुई है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में अपीयर नहीं हो सकते। उसके लिए आपको बैरिस्टर होना या सोलिसिटर होना इन सम केसेस ज़रूरी है। तो अब हमारा ज़्यादा जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि बैरिस्टर बनने के रूट्स कौन कौन से हैं, क्या करके आप बैरिस्टर बन सकते हैं। देखें, बैरिस्टर बनने के लिए रूट्स तो आपके बेसिकली 4 हैं। एक तो बड़ा क्लियर कट है कि उन लोगों को पता होगा कि जो लोग ऑलरेडी प्लान कर चुके होते हैं कि हमने कल को बैरिस्टर ही बनना है यूके से, तो व्हाट दे डू इज़ दे टेक एडमिशन इन यूके लॉ, लाइक यूके LLB। और उसके बाद वो ये करते हैं कि उनका रूट आसान है कि उनका 3 साल का LLB ऑनर्स होता है यूके से, और उसके बाद वो बार ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, और आफ्टर दैट दे आर कॉल टू द बार, और दे आर कॉल टू द इन्स, और उसके बाद वो बैरिस्टर बन जाते हैं। दूसरा रूट जो है वो थोड़ा सा इस तरह हो सकता है कि आपने 2 साल का LLB किया हुआ है, LLB ऑनर्स किया हुआ है,
उसके बाद आप 1 साल का डिप्लोमा करेंगे लॉ के अंदर, जिसे आप GDL कहते हैं, और उसके बाद आप जाके बार ट्रेनिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप वो उस कोर्स को फिर पढ़ सकते हैं। और जब आप उसे कंप्लीट करेंगे, मीनवाइल आपके उस कोर्स के अंदर इन्स के सेशंस होंगे। देखें, एक चीज़ मैं बताना आपको शुरू में भूल गया कि आपको बार एट लॉ करने के लिए किसी ना किसी 4 इन्स हैं, उन 4 में से किसी एक इन के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। उसके अंदर हम पाकिस्तानी ज़्यादातर रजिस्टर होते हैं लिंकन्स इन के साथ, बिकॉज़ उसकी एक हिस्ट्री है, सबसे बड़ा इन है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो भी लिंकन्स इन के ही बैरिस्टर थे। वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप ग्रेज़ इन से, जिस तरह एतज़ाज़ एहसन साहब जो मैंने सुना है कि उन्होंने ग्रेज़ इन के साथ थे वो, तो इस तरह आप किसी भी 4 में से इन्स के साथ हो जाएं, दे आर इक्वली गुड। उसमें फिर तीसरा हम रूट की तरफ जाते हैं कि तीसरा रूट आपका कौन सा होता है। तीसरा रूट आपका होता है जी कि आपने कोई मास्टर्स डिग्री की हुई है, उसके बाद आप 2 साल का LLB करते हैं। ये UK वाला LLB है, 2 साल का LLB ऑनर्स हो जाता है आपका, और उसके बाद आप बार ट्रेनिंग कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो बात यह है कि जब आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है तो उसके बाद तो आप GDL भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सारे कोर्सेज़ जो कि आपने LLB ऑनर्स में 2 साल में करने हैं, वो GDL में आपको 1 साल में करने पड़ जाते हैं। तो मतलब ये कोई इतना आसान नहीं होता, उसके अंदर आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, आपकी डेडिकेशन चाहिए होती है। इसलिए जो लोग प्लानिंग करते हैं और जो लोग इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो LLB ऑनर्स कर लें। तो बाकी प्रोसेस उसी तरह ही है। और आपकी जो इनके साथ आप रजिस्टर होते हैं बार ट्रेनिंग कोर्स के लिए, ये भी ज़रूरी है कि इनके आपके सेशंस वो होना ज़रूरी होते हैं। उसके अंदर कुछ आपके सेशंस ऐसे होते हैं कि जो कि नॉन इंटरेक्टिव होते हैं, उसके अंदर आपको वो बताते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, और वो चीज़ें आप सुनते हैं वहाँ बैठ के। और कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जो कि इंटरेक्टिव होते हैं, जैसे एडवोकेसी के कुछ सेशंस होंगे जिसके अंदर आपने अपना केस प्रेजेंट करना होगा बिफोर द इन दैट यू आर रजिस्टर्ड विद, और ये इम्पॉर्टेंट मैंडेटोरी होते हैं, ये आपने लाजमी तौर पे करने होते हैं। तो उसके बाद आ जाती है बात कि आप अगर एक नई चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि BTT, ये BTT क्या होता है? ये होता है बार ट्रांसफ़र टेस्ट। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हैं, दे आर लाइक यू नो दे आर हैविंग अ लाइसेंस टू एनी ऑफ द कोर्ट्स इन पाकिस्तान या एनी अदर कंट्री, और वो लोग अब करना चाहते हैं, अपना बार को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू बिकम बैरिस्टर्स सो दैट दे कैन प्रैक्टिस इन द UK। तो उसके लिए ये BTT का कोर्स निकाला गया। इसके अंदर होता ये है कि डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस आपको कुछ कोर्सेज़ की एग्जाम्शन मिल जाती है, आपको UK ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होती, आप पाकिस्तान में बैठ के ही ट्यूशन लेते हैं उन कोर्सेज़ की जो कि आपने लेने होते हैं, और उसके बाद आप उनके एग्ज़ाम, सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके, जिस तरह की आपकी सिविल लिटिगेशन हो गई, फिर उसके बाद आपकी क्रिमिनल लिटिगेशन हो गई, ये आपके सेंट्रलाइज्ड असेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। और बाकी पहले प्रोफेशनल एथिक्स भी सेंट्रलाइज्ड असेस्ड होता था, लेकिन अब प्रोफेशनल एथिक्स सेंट्रलाइज्ड असेस्ड नहीं होता। तो ये एग्ज़ाम्स आपको ये देने के लिए आपको UK में जाना पड़ता है। वो मतलब आपका बड़ा छोटा सा टाइम पीरियड होता है। फिर उसके बाद आपके सेशन जो होते हैं वो आपको डेफिनेटली अटेंड करने होते हैं। आइदर हाइब्रिड भी आजकल मोड आ गया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। तो ये जब आप कर लेते हैं सारा कुछ, तो उसके बाद आपको कॉल टू द बार लेनी होती है। इन्स में आपको एक सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी को अटेंड करना होता है, आपकी कॉल टू द बार होती है और आप बैरिस्टर बन जाते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखें कि BTT कंपैरेटिवली इसके अंदर जो आपका एक्सपेंडिचर आता है वो उससे आप समझ लें कि हाफ आता है। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो कि बहुत लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन दिस कोर्स, लाइक हाउ मच आर यू गोइंग टू पे टू बिकम अ बैरिस्टर। इसके अंदर हर यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ी होती है। 8 प्रोवाइडर्स हैं हमारे पास, और 8 प्रोवाइडर्स की अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर होता है। फ़ी वेरी फ्रॉम लाइक आई वुड से कि आपकी 13-14,000 पाउंड से ले के 21,000 पाउंड तक जाती है। दिस इज़ ओनली द ट्यूशन फ़ी। इसके बाद आपकी फ़ी मतलब इसके बाद आपकी क्या कॉस्ट आ सकती है, आपकी
कॉस्ट ऑफ लिविंग आ सकती है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, कि आप अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन अवेल करते हैं तो मे बी आपको कोई अकोमोडेशन ऐसी मिल जाए जो कि 500-600 पाउंड पर मंथ आप पे कर रहे हो, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट, कि आपने कितना ट्रैवल करना है। देखें, इन्स के आपने जब सेशन करने हैं तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी से लंदन, और वो डिपेंड करेगा अगेन कि आपने कौन सा मोड रखा हुआ है ट्रैवलिंग का, लाइक यू आर ट्रैवलिंग बाय योर ओन व्हीकल और यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब आप बीटीटी करते हैं तो ये सारी कॉस्ट आपकी कट डाउन हो जाती है। और उसके बाद ये तो होगी आपकी बारट लॉ की। अब आप जीडीएल जब करते हैं तो जीडीएल की भी अपनी एक कॉस्ट है, ये भी डिपेंड करता है, वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आई वुड से कि जब मैं मतलब 2019 या आई बिलीव 2018 के अंदर जो जीडीएल की कॉस्ट थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ वाज चार्जिंग समथिंग अराउंड 12,000 पाउंड। लेकिन उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ इससे कम भी कर रही थी। लेकिन जब आप ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, डिस्टेंस लर्निंग की तरफ, तो उसके अंदर ये कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाती है। देखें, कॉस्ट आप हमेशा जहन में रखें कि यूके में जब आप जाके पढ़ेंगे तो आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो देनी है ना, वहाँ पे आपने रहना भी है। तो वो आप जब डिस्टेंस लर्निंग करने होते हैं डेफिनेटली वो कॉस्ट आपकी कट डाउन हो जाती है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके मुख्तलिफ़ फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके बारे में अगर आप पूछना चाहें तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। अब एक चीज़ ये हो जाती है कि बारट लॉ के अंदर पढ़ाया क्या किया जाता है। देखें, बारट लॉ के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपके स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपकी एडवोकेसी आ जाती है, क्रिमिनल एडवोकेसी, सिविल एडवोकेसी, फिर उसके बाद आपकी ओपिनियन राइटिंग, फिर उसके बाद आपकी ड्राफ्टिंग। इसके बारे में मैं आपको तफसील के साथ बाद में बता सकता हूँ अगर आप जानना चाहते हो। तो इसके अंदर जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होती है आपकी सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट्स, जो कि आपकी होती है क्रिमिनल लिटिगेशन, सिविल लिटिगेशन, और उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोफेशनल एथिक्स अब उसमें शामिल नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स भी आपका प्रोवाइडर ही असेस करता है। तो असेसमेंट्स आपकी यही होती हैं आपके अदर देन ओपिनियन राइटिंग और आपकी जो कॉन्फ्रेंसिंग और ये स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स हो गए। इसके अलावा बाकी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपका पेपर का जो पैटर्न होता है, इट इज़ MCQs। लाइक आपको 4 ऑप्शंस दी जाती हैं और उसके अंदर से आपने बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन ये जहन में रखें कि इसके अंदर जो पासिंग रेशो है वो मेरे ख्याल में 33 से ज़्यादा नहीं है। तो इसमें तुक्के तो बहुत कम लगते हैं। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे तो कभी लोग बड़े लकी होते हैं इसमें MCQs में, लेकिन हम कभी भी इसमें लकी नहीं हुए जी। हम तो मतलब अगर तुक्का लगाए ना, 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शन रह जाएँ तो उसमें एक ऑप्शन जो हम तुक्का लगाते हैं वो भी हमारी हमेशा गलत ही होती है। तो इसलिए इसके अंदर स्टडी आपको थॉरो करनी पड़ती है। और अब इसके अंदर एक और बात आ जाती है कि आपको जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके जाते हैं तो आपको वर्किंग आवर्स कितने होते हैं। देखें, वर्किंग आवर्स तो आपके 20 होते हैं, आप 20 आवर्स तक वर्क कर सकते हैं। लेकिन कंसिडरिंग कि यू आर डूइंग बारट लॉ, तो आप बारट लॉ के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते कि यू आर गोइंग टू वर्क फॉर 20 आवर्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि कोर्स इज़ सो मच लेंदी कि टू टेक ऑल ऑफ योर टाइम, कि आप 12 to 14 आवर्स तो आपने स्टडी करनी ही करनी है। लेकिन इट डिपेंड्स, शायद आप इतने इंटेलिजेंट हों कि आप कम टाइम में चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो इट रियली डिपेंड्स। और एक और आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि देखें, जब आप बारट लॉ जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ की बात करते हैं तो इसमें आपके पाकिस्तान में बहुत कम कंसल्टेंट्स हैं जो कि आपको इसके अंदर प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश यही करें कि कोई ऐसे कंसल्टेंट्स हों जो कि इस प्रोसेस से ख़ुद गुज़रे हों, वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं।
बाकी क्योंकि मतलब बाकी कोर्सेज़ में एडमिशन तो बड़ा सिंपल है ना, आपने आईएलटीएस किया, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हो गया। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बताना भूल ही गया कि इसके अंदर आपको आईएलटीएस करना ज़रूरी होता है। वो अब तो खैर आईएलटीएस के साथ और भी हैं, जिस तरह की पीटीई और बाकी भी चीज़ें होंगी, लेकिन क्योंकि मैंने आईएलटीएस किया था इसलिए मुझे आईएलटीएस का ही ज़्यादा आइडिया है। और उसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि आपका 7.5 बैंड होना चाहिए और 7.5 हर कंपोनेंट के अंदर होना चाहिए। तो होपफुली जब आप बार करने जा रहे हैं तो आपका इंग्लिश का लेवल इतना तो होगा ही कि 7.5 बैंड आप आराम से ले लें। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर इसके ऊपर भी आपको गाइडेंस चाहिए तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और वी आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दिस विदाउट एनी कॉस्ट। आप उसके बारे में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, ठीक है। तो बाकी आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहेंगे और हम इसी तरह आपको जवाब देते रहेंगे। जब हमें टाइम मिला हम आपको वीडियो बना के पेश कर देंगे। तो कोशिश मेरी ये थी कि मैं आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता सकूं, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके जहन में आएंगी और आप मुझसे पूछेंगे तो इंशाल्लाह उनके जवाब भी मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और उसमें आप ये इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक कर सकते हैं और उसके बाद मतलब आपको गाइडेंस, पूरी हम गाइडेंस इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप जिस तरह मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जी। होपफुली आपको बहुत जल्दी हम ज्वाइन करेंगे दोबारा। अस्सलाम वालेकुम।